अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद मुश्तबा हुसैन है और मैं बेसिकली सखर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों गवर्नमेंट सर्विसेज से रिटायर हैं। मेरे फादर वापडा से रिटायर हुए और मेरी मदर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुई। और मेरा बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत अच्छे और बहुत पढ़े लिखे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। और 2015 और 16 में मैं कराची सेटल हुआ हूँ। तो इम्पॉर्टेंट मुझे लाइफ थ्रेट है। मुझे ये कहा गया है कि तुम्हें उठा लिया जाएगा, काले डाले आएंगे और तुम मिसिंग पर्सन हो जाओगे। तुम्हारी गाड़ी किसी भी जगह पे तुमसे छीन ली जाएगी, तुम्हें उठा लिया जाएगा और तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारी फैमिली, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी मिसेज़, मेरे बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं, वो एफ़आईआर भी करवाएंगे कहीं जाके तो कोई थाना तुम्हारी एफ़आईआर दर्ज नहीं करेगा। इस टॉपिक पे मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ। आज बहालत मजबूरी मुझे ये अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स बेस फैसल का रजिस्टर्ड वेंडर हूँ। एमके ट्रेडर्स के नाम से हमारी कंपनी है और हम उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डील करते रहे हैं बहुत तवील अरसे तक। काम बहुत अच्छा चलता रहा, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी रहीं और अचानक फिर काम आना बंद हो गया प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं एक सर्विस सेंटर पे था जहाँ मैं अपनी गाड़ी का काम करवा रहा था, तो वहाँ पर मेरी एक विंग कमांडर साहब से मुलाकात हुई। आई गेस उनका नाम एहतशाम है या कमोबेश मैं बोल रहा हूँ। तो उनसे तमाम चीज़ें जब मेरी शाइन मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड डिस्कस हुई तो उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बन गया। उन्होंने कहा कि मुश्तबा मैं आपको कुछ लोग रिकमेंड कर रहा हूँ, आप उनसे अपना ये तमाम प्रॉब्लम शेयर कीजिए, दे विल सॉर्ट आउट इट। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया फ़्लाइट लेफ्टिनेंट दानिश का। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट दानिश का नंबर जब दिया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो वो अगले दिन सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सैफ के साथ मेरे घर पे तशरीफ़ लाए और मेरे घर पे बैठे, चाय पी उन्होंने। मेरी वालदा से भी मुलाकात की, मैंने उनसे तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तमाम चीज़ें डिस्कस की और उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया कि वो इसके ऊपर यकीनन वेरिफिकेशंस करेंगे। इसका कोई रिस्पांस नहीं आया मेरे पास। तो उसी दौरानिया में मेरे पास घर पे बैठे हुए सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सैफ साहब ने, जिनका एक्चुअली नेम इमरान न्याजी है, सैफ नाम है, अपने नाम को वो सैफ के नाम से वो कहते हैं, सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एयरफोर्स इंटेलिजेंस AI से हैं वो। उन्होंने मुझसे कहा कि मुश्तबा आप बहुत काबिल, बहुत ज़िम्मेदार और एक प्रोफेशनल आदमी हैं और इंतहाई मैच्योर आदमी हैं। आप तमाम चीज़ों की बारीकियों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं फ़ील्ड ऑपरेशंस देखता हूँ और आप अपने इलाके में स्कीम 33 में रिहाइश पजीर हैं, एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रखते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड। आप हमें यहाँ पर सपोर्ट किया करें। किसी भी किस्म की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल लोग जो यहाँ पर स्टेट को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या ऐसे कुछ लोग अगर आप यहाँ के सामने आते हैं या आप उनको जानते हैं, आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। तो उस पर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने उनसे कहा कि मैं एज अ सोर्स काम नहीं कर सकता। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इज़्ज़त दी, आपने मुझे ओब्लाइज किया, लेकिन मैं इन मामलात में पड़ता नहीं हूँ क्योंकि मैं कारोबारी आदमी हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है अपने एरिया में एक तवील अरसे से रह रहा हूँ। एक नहीं, 2 नहीं, 20 हज़ारों लोग जो है मेरी अल्लाह का शुक्र है मेरे बारे में बता सकते हैं कि मेरा रहन सहन किस तरह है, मेरे मामलात किस तरह हैं लोगों के साथ और मैं किस तरह लोगों से मिलता हूँ। उनसे मुलाकात इस बेसिस पे हुई और नंबर्स एक्सचेंज हुए। सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सैफ साहब ने भी मुझे अपना नंबर दिया, मैंने भी उनको दिया। तो जब मैं कराची सेटल हुआ था तो मेरी सबसे पहली जो दोस्ती हुई थी यहाँ पर, चौधरी आमिर शरीफ नाम है उसका, स्कीम 33 में ही रहता है, अपना कनीस फातमा सोसाइटी में। तो मेरी जब उससे मुलाकात हुई, मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि आप यहाँ एक तवील अरसे से रह रहे हैं और आप यहाँ के लोगों को जानते हैं और ये इस तरह मेरी मुलाकात हुई थी AI इंटेलिजेंस वालों के साथ। वो आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे इस तरह एक ऑफ़र दी और उसके बाद मैं तो इन तमाम मामलात में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना मुझे इंटरेस्ट है, आप इस चीज़ को देख लें। तो उन्होंने बहुत अपना कीन इंटरेस्ट ज़ाहिर किया चौधरी आमिर शरीफ ने, उन्होंने कहा आप मेरी सैफ साहब से मुलाकात करवाएँ।
तो मैंने सैफ साहब से रब्ता किया और गुलिस्तान जौहर में हम लोग एक चाय के होटल पे जाके बैठे, जहाँ उनके कुछ और भी दोस्त बैठे हुए थे। उनका कोई कंसर्न नहीं है। तो जब चौधरी आमिर शरीफ को मैं लेके गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि मैं इनसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। मुझतबा आप और मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो लोग थोड़ा सा साइड होकर बैठ जाएँ। उन दोनों ने आपस में अकेले में क्या बात की मुझे कोई इल्म नहीं है। और उसके बाद हमारी वापसी हो गई। ना मैंने चौधरी आमिर से डिस्कस किया, ना मैंने सैफ साहब से डिस्कस किया, और किस हवाले से उनकी क्या बात हुई, किस चीज़ को लेके वो कंसर्न थे या किस चीज़ पे वो काम करना चाह रहे थे, मुझे कोई इल्म नहीं है इस बात पर। 2 से 3 दिन बाद मेरे पास सैफ साहब का फ़ोन आता है और मुझे ये कहते हैं कि मुझतबा आप अदील पंजवानी से जाके मिलें। मैंने कहा जी ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये अदील पंजवानी ने बहुत इम्पॉर्टेंट आपसे मिलना है, और उन्होंने ये कहा है कि आप मेरे पास आने से पहले मेरे नंबर पे कॉल करेंगे, जो कि मुझे सैफ साहब ने चैट के थ्रू नंबर भेजा जो कि मेरे पास मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। और उन्होंने मुझे इस बात की ताकीद की सैफ साहब ने कि आप उनके पास जाने से पहले ये रेफ़र करेंगे कि आप ब्रिगेडियर तालिब ज़फ़र साहब के रेफरेंस से आए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जब तालिब ज़फ़र साहब को नहीं जानता तो मैं उनका रेफरेंस क्यों दूँ? तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप उनसे ये कहेंगे कि आप ब्रिगेडियर तालिब ज़फ़र साहब के रेफरेंस से आए हैं। बहरहाल मैंने उस नंबर पर कॉल की। अदील पंजवानी भी, जो कि गुड्डू भाई के नाम से मशहूर है, टाइगर मेमन के नाम से मशहूर है और डॉक्टर साकिब के नाम से मशहूर हैं। स्कीम 33 में ही कनीज़ फातिमा सोसाइटी में वो रिहाइश पजीर है। उसने मेरी कॉल अटेंड की और उसने मुझे कहा कि शाम में मेरे पास 7 बजे घर आ जाओ। शाम में 7 बजे जब मैं उसके पास घर पहुंचा, चांद रात थी। एक दिन पहले मैं उसके पास गया, मैं वहां जाके बैठा तो इतनी ही देर में चौधरी आमिर शरीफ भी वहां पर आ गया। चौधरी आमिर शरीफ भी बैठा हुआ था। तो इतनी ही देर में अदील पंजवानी के बराबर वाले रूम में से 12 से 14 लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने बिना पूछे हाथापाई शुरू कर दी। मुझे फ़िज़िकल टॉर्चर किया बहुत ज़्यादा। मैं अकेला था यकीनन, मैं जितना डिफेंड कर सकता था ख़ुद को किया, वेरी स्ट्रेट, लेकिन उन्होंने बहुत मारा मुझे। और मैं उस स्टेट ऑफ माइंड से निकल गया था कि ये हो क्या रहा है, पता नहीं क्या उन्होंने रिकॉर्ड किया क्या नहीं किया, मुझे से कोई कंसर्न नहीं है। और उसके बाद उसने मुझे अपना सिल्वर कलर का रिवॉल्वर दिखाया जो कि उसके पास अभी भी मौजूद है, आज भी मौजूद होगा। उसके बाद मैं सैफ साहब को उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ से। एनीवेज़ मैं वहाँ से निकल आया। आई वॉज़ वेरी अपसेट, आई वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड। मैं उसके बाद मुझे शुगर हो गई इन तमाम मामलात को देखते हुए, और वो मामलात ख़त्म हो गए। ईद के दिन अदील पंजवानी ने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि आप मेरे भाई हैं और ये है और वो है, मैंने आप पे हाथ उठाया, मुझे आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ब्ला 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 चीज़ें। खैर उसके बाद वो वक्त गुज़र गया और फिर वही सिलसिला 3 दिन पहले दोहराया गया है। 3 दिन पहले मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन पे स्पैम मैंने एक्टिव किया हुआ है कि मेरे पास स्पैम कॉल्स ना आए। तो मेरे पास एक प्राइवेट नंबर से कॉल आई, स्पैम कॉल। जब वो स्पैम में चली गई, जो मैंने चेक किया तो उसके नीचे एक मखसूस नंबर लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने अपने किसी दोस्त से कहा कि इसको चेक करो। ये बार बार स्क्रीन जो है मेरा जो है वो लो हो रहा है, इस वजह से मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है स्क्रीन को। एनीवेज़ तो मैंने उस दोस्त से जब कहा कि इसको चेक करो ये किसका नंबर, तो उसने कहा कि ये मैंने चेक किया है तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है, लाहौर या किसी ऐसी जगह का जो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को डील कर रहे होते हैं, वहाँ से कॉल होगी। तो मैंने वो अटेंड भी नहीं की थी, ना मैं करता हूँ। मेरे पास फिर एक साउथ अफ्रीका का नंबर आया जो कि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। उस पर लिखा हुआ था, ऑडियो मैसेज आया हुआ था कि मुश्तबा अदील पंजवानी बात कर रहा हूँ और मुझसे हर सूरत में मिलो। तो मैंने उसको कोई रिस्पांस नहीं किया। उसके एक दिन बाद फिर मेरे पास उसके एक पर्सनल नंबर से, जो कि पिछले 2.5 साल से भी आई गेस वो रन कर रहा है नंबर, उससे मेरे पास ऑडियो नोट्स आए कि मुझसे मिलो और मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है। एनीवेज़ मेरे दिल में कुछ और है नहीं, अल्लाह का शुक्र है। एक बिज़नेस पर्सन हूँ और कारोबारी आदमी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरे माली मामलात भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं, किसी से कोई मेरा डिस्प्यूट नहीं है। तो इसने मुझे कहा कि आप कोयटा टाउन सोसाइटी में स्कीम 33 में आप आ जाएं, यहाँ पर एक रियल इस्टेट है, वो मेरे भाई की है, उसके बराबर में मेरा डेरा है, आप मेरे पास यहाँ आ जाएं। एनीवेज़ मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैं वहाँ पहुँच गया उस स्ट्रीट पे। जब मैं टेक्सटाइल्स में काम कर रहा था, हमारी वहाँ पर भी एक इन्वेस्टमेंट थी और हम CMT कर रहे थे, लाइबा एंटरप्राइजेज़ के नाम से, वो कॉर्निंग इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद थी। वहाँ पर बिज़नेस पार्टनर भी था। उसी दौरानिया में मैं एक सैलून पे मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई जिसका नाम है अदनानुर रहमान।
अदनान रहमान भट्ट। तो उसने मुझसे कहा कि जैसे तारुफ़ हुआ तमाम चीज़ें, उसने कहा कि मुश्तबा भाई मैं आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। इंस्पायर हुआ वो चीज़ें सुन के या बिज़नेस के एथिक्स को सुन के, क्योंकि मैं एक्सपर्ट प्रोक्योरमेंट हूँ, सप्लाई चेन्स हूँ, लॉजिस्टिक्स देखता हूँ, ऑपरेशंस देखता हूँ, सारे मामला देखता हूँ। तो जब मैंने उससे चीज़ें डिस्कस की तो उसने मुझे कहा कि मैं आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 1 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये, एनीथिंग। तो मैंने उसको वहीं मना कर दिया। मैंने कहा कि देखें, हमारे SOPs में नहीं है कि हम किसी के साथ भी किसी की इन्वेस्टमेंट्स को अपने बिज़नेस में कंट्रीब्यूट करें। तो हमारे पास अपनी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है, और मेरे बिज़नेस पार्टनर और मेरे बीच में ये बात तय हुई है कि हमारे दरमियान कोई तीसरा इन्वेस्ट नहीं करेगा। बहरहाल वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद ही बिकेम अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अदनान रहमान बट हमारा बहुत अच्छी मुलाकात भी हुई, हमने साथ ट्रैवल भी किया, मेरे घर भी आता रहा, खाना खाया उसने, मेरी फैमिली, अम्मी से मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ रही। उसके बाद अचानक ये हुआ कि 3 दिन बाद जब मेरे पास अदील पंजवानी का फ़ोन आया, जब मैं उस रियल इस्टेट पे पहुंचा, तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ मैं कोट करता चलूँ कि जब मुझे अदील पंजवानी ने फ़र्स्ट टाइम बुलाया था, जो सैफ साहब का जो ये इशू हुआ था जिसमें मेरे पे टॉर्चर किया गया था, उसमें अदील पंजवानी ने मेरे सर पे एक वेपन रखा था जो सिल्वर कलर का है। उसने मुझे मार देने की धमकी दी थी। मेरी बेटी को, उस वक्त मेरी एक बेटी थी और अल्लाह का शुक्र आज 2 बेटियाँ हैं मेरी, उसको थ्रेट पहुँचाने की कोशिश की थी, मेरी मिसेस को, ऑल्दो मेरी वालदा को और मेरे फादर को। तो जब मैं पहुंचा तो अदील पंजवानी के पास रियल इस्टेट पे अभी 3 से 4 दिन पहले, तो पीछे से मेरे पास अदील पंजवानी ने ये बात बैठ के कही, टेबल पे अपने वेपन निकाल के रखा। उसने कहा कि हमारे पास, मेरे पास बल्कि एक फ़ोन आया है जो कि GHQ पिंडी से आया है, जो कि हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इसका मसला हल करें। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम था कि क्या है। तो इतनी देर में पीछे से स्टेट का एक और दरवाज़ा खुला जिसमें से अदनान रहमान और उसका बड़ा भाई इमरान दोस्त साथ आए। उसने हाथ मिलाया, मैं बैठ गया उसके साथ, सामने ही बैठे हुए थे हम लोग। तो अदील पंजवानी ने कहा कि देखो मुश्तबा, मैं तुम्हारा फ़ोन पूरा जो है वो मेरे कंट्रोल में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम्हारी पिक्चर्स, तुम्हारा व्हाट्सएप, तुम्हारी लोकेशंस, तुम किससे बात करते हो, किससे मिलते हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, तुम्हारे वालिदैन कहाँ ट्रैवल करते हैं, तुम्हारी मिसेस कहाँ ट्रैवल करती हैं, तुम्हारी बच्चियाँ कहाँ ट्रैवल करती हैं, तुम्हारा ससुराल किधर है, तुम्हारा ननियाल किधर है, मैं सब जानता हूँ। मेरे पास तुम्हारी तमाम कॉन्फिडेंशियल फ़ाइल्स मौजूद हैं, जिसमें मेरी बिज़नेस फ़ाइल्स भी हैं, चेक्स भी हैं और पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, मेरी पर्सनल फैमिली की पिक्चर्स हैं। यकीनन आप जब अपना फ़ोन रखते हैं, इफ़ यू आर मैरिड, तो आपके फ़ोन में तमाम आपकी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, एवरीवन है। तो उसने मेरे सामने ही बैठ के मेरी सास के नंबर से, जो कि उनका नंबर है बिल्कुल मेरे पास जिस नाम से सेव है, उसी नंबर से, मेरी सास के नंबर से अपने फ़ोन से डायल करके मेरे नंबर पे कॉल की। तो यकीनन ये साइबर क्राइम एक्ट है, यकीनन ये भी है। तो उसने इस बात को मेक श्योर किया कि मैंने तुम्हारा फ़ोन मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, तो मैंने उससे एक तकाज़ा किया, मैंने कहा अब तुमने जो मुझे बुलाया है ये किस वजह से बुलाया है? तो उसने मुझे कहा कि अदनान साहब के 25 लाख रुपए आपकी तरफ हैं। मैंने कहा कि 50 लाख भी हो सकते हैं। मैंने कहा उसका कोई रिटन मौजूद है कि हमने साथ काम किया है, ये इस मद में मैंने उससे 25 लाख 50 लाख रुपए जो भी हैं वो मैंने लिए हैं। कोई तो रिटर्न होगा, कोई समथिंग हमारे बीच में, कोई SOP डिसाइड हुई होगी, कोई मामला हमारे बीच में डिसाइड हुए होंगे कि इस टर्म पे आप ये पेमेंट करें और इस टर्म पे मैं आपको ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो मैं आपको इतना दूंगा। तो उसने उस बात पे वहाँ बैठ के अदील पंजवानी के सामने, यानी कि डॉक्टर साकिब, गुड्डू भाई और टाइगर मेमन के नाम से जो मशहूर है, उसके सामने ये बात की कि मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसी रिटर्न मौजूद नहीं है जिस बेआफ मैं इस बात को क्लेम कर सकूं कि मैंने मुश्तबा को 25 लाख 30 लाख या 50 लाख जो भी दी हैं। तो इतनी ही देर की बात थी, मैंने सिर्फ इतना सुना है और मैं वहाँ से उठा हूँ और मैं अपनी गाड़ी की तरफ जब बढ़ा हूँ तो अदील पंजवानी ने मेरे सामने यहाँ पर मेरे सर के ऊपर अपना रिवॉल्वर रख दिया और उसने मुझे कहा कि इस महीने की नवंबर की 12 तारीख को अगर तुमने ये 25 लाख या 30 लाख रुपए नहीं दिए, फ़िलहाल अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम मिसिंग पर्सन में ना हो, तुम्हारी डेड बॉडी किसी को ना मिले, तुम्हारी फैमिली को नुकसान ना पहुँचे, तुम्हारी बेटियों को नुकसान ना पहुँचे, तुम्हारे पेरेंट्स को नुकसान ना पहुँचे, तो ये जो तुम्हारी गाड़ी खड़ी है इसको यहीं छोड़ दो। ऐसा किसी सूरत नहीं कर सकता। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जाने से पहले उसने मुझे वेपन दोबारा दिखाया। उसने कहा कि 12 तारीख को मैं तुम्हें पूछूंगा नहीं, ना मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें उठा लूँगा और मैं कराची में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं रेंजर्स के साथ, वो सारे मैं करता हूँ और उसको ऑपरेशन कमांडर मैं हूँ। रेंजर्स, भिटाई रेंजर्स कराची की बात, इस बात को भी बहुत गौर से लिया जाए। और मैं तुम्हारे घर
काले डाले खुद लेकर आऊँगा, जैमर वाले लेकर आऊँगा और उस ऑपरेशन को मैं ख़ुद कमांड करूँगा और मैं तुम्हारे घर से तुम्हें उठा के ले जाऊँगा। कोई कुछ नहीं कर सकेगा, तुम मिसिंग पर्सन में आ जाओगे, तुम्हारी डेड बॉडी किसी को नहीं मिलेगी और तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी मिसेस, तुम्हारी बेटियाँ, मेरी बेटियाँ बहुत छोटी हैं दोनों, मेरे पेरेंट्स किसी थाने में अगर मेरी एफआईआर भी कटवाने जाएंगे तो उसका कोई भी उस एफआईआर को नहीं लिखेगा, उस एफआईआर को कोई भी उसके ऊपर अमल नहीं होगा, ना वो एफआईआर कहीं सबमिट होगी। ये बात मैंने कह के मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैंने अपने लीगल एडवोकेट सैयद शाहजेब साहब को, जो सिटी कोर्ट में होते हैं, उनको मैंने कॉल किया और उन्होंने कहा आप मेरे पास फ़ौरन आएँ। मैं सिटी कोर्ट पहुंचा, मैंने उनको तमाम मामला से आगाह किया और कल उन्होंने, जुम्मे का दिन था, छोटा दिन था, उन्होंने मेरा तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपने पास रिकॉर्ड किए अपने लैपटॉप पे और मेरे बिज़नेस के, वो तीनों बिज़नेसेस के, मैं रिफाइनरीज़ में भी काम कर चुका हूँ अपने ब्रदर इन लॉ के साथ एज अ बिज़नेस पार्टनर, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशंस के साथ, और एज अ बिज़नेस एनालिस्ट भी रहा हूँ, एज प्रोक्योरमेंट हेड भी रहा हूँ और लॉजिस्टिक्स भी देखता रहा हूँ, एंड सप्लाई चेन्स भी मैंने देखी है। यही सारे 3 डोमेन्स हैं मेरे जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो ये वो हमारे तमाम तीनों बिज़नेसेस के लीगल एडवाइज़र भी हैं और हमारे ऑपरेशंस के तमाम मामलात को भी वो देखते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि शाहजेब साहब ने तमाम चीज़ें फ़ाइल की और तमाम रिकॉर्ड में करने के बाद जैसे ही जुम्मे का दिन था, छोटा दिन था, बायोमेट्रिक मेरा कल नहीं हो पाया और मैंने अपने एडवोकेट साहब की ज़ेरे निगरानी, उनके एक्सपर्ट एडवाइसेस के बाद मैंने ये तमाम डिटेल्स जो हैं ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस को, डायरेक्टर जनरल आईएसआई को, डायरेक्टर जनरल एफआईए को, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो मेरे प्रेमिसेस के हैं, मेरे प्रेमिसेस जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ के हद के थाने के एसएचओ को और डीजी रेंजर्स सिंध को मैंने सीसी करवाए हैं और ये कल मैंने अपने एडवोकेट साहब के साथ जाके ख़ुद टीसीएस एप्लीकेशंस की हैं। मेरा इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है आज के, क्योंकि जिस तरह का मुझे लाइफ थ्रेट है, मुझे, मेरी बेटियों को, मेरी मिसेस को, मेरे पेरेंट्स को, अदील पंजवानी ने अपने साउथ अफ्रीका के नंबर से मेरी मिसेस का नंबर भी ग्रैब किया है, जो कि सीरियस एक्ट है, इलीगल एक्ट है और मेरी मिसेस को ये मैसेजेस किए हैं कि मैं आपका हमदर्द हूँ और मैं आपको एक बेहद घटिया इंसान से बचाना चाहता हूँ, आप मुझसे बात करें। और इस वक्त मेरी मिसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, खुदा न खास्ता अगर उसकी सेहत को कुछ हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं उसके नाम भी लूँगा। मेरे पेरेंट्स ओल्ड एजेस में हैं, अगर खुदा न खास्ता इस थ्रेट के बाद, जो कि उनकी इन्फॉर्मेशन में है, अगर उनमें से किसी को कुछ होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी मैं वो नाम लेने जा रहा हूँ, अभी वही लोग होंगे। आज अभी मैं अपने एडवोकेट सैयद शाहजेब साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक सेफ़ प्लेस पे मौजूद हूँ, जो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं पाकिस्तान का रिहायशी, पाकिस्तान को ओन करने वाला, अपने मुल्क में रहने वाला, अपने मुल्क में आज़ाद रहने वाले हम लोग अपनी हिफाजत के लिए ख़ुद ज़िम्मेदारियाँ ले रहे हैं। तो मेरे एडवोकेट साहब ने मुझे ये कहा कि मुश्तबा आप और आपकी फ़ैमिली, यानी कि आपकी बेटियाँ और आपकी मिसेस किसी एक सेफ़ प्लेस पे मंडे तक स्टे करें जब आपका केस फ़ाइल हो जाएगा। यानी कि तमाम चीज़ें एक्सेस हो गई हैं, बायोमेट्रिक हो जाएगा और वो तमाम चीज़ें एक्शन में आ जाएंगी। तमाम इदारों को लिख दिया है, उनके रिस्पॉन्स का वेट है। मुझे लीगल प्रोटेक्शन इंशाल्लाह मैंने अप्लाई किया है, मुझे मिलेगी। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी मैं किसी एक सेफ़ जगह पे मौजूद हूँ, मेरे बच्चे और मेरी अहलिया किसी एक सेफ़ जगह पे मौजूद हैं एज़ पर ऑन माई लीगल एडवाइज़र की इंस्ट्रक्शन पे। अगर अभी, यानी कि अभी, आज, कल, परसों, आने वाले वक्त में खुदा न ख्वास्ता अगर मैं गायब हो जाऊँ, मिसिंग में चला जाऊँ, मेरी गाड़ी ना मिले, मैं ना मिलूँ, मेरी फैमिली को कोई थ्रेट पहुँचे, मेरी वाइफ को, मेरी बेटियों को, मेरे पेरेंट्स को कोई पहुँचे, तो उसका रिस्पॉन्सिबल अदील पंजवानी है, यानी कि डॉक्टर साकिब, जो टाइगर मेमन के नाम से मशहूर है और गुड्डू भाई के नाम से मशहूर है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करने जा रहा हूँ, अभी, कल, परसों, आने वाले वक्त में कभी भी मैं गायब हो जाता हूँ, मुझे किडनैप कर लिया जाता है, मुझे गायब कर दिया जाता है, मैं मिसिंग पर्सन्स में अगर चला जाता हूँ,
तो मैं अपने एडवोकेट साहब से भी और तमाम लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि उसके रिस्पॉन्सिबल, और मैं अपने वफाक के तमाम इंटेलिजेंस बेहद मोतबर इदारों को ये बात कहना चाहता हूँ कि उसका रिस्पॉन्सिबल अदील पंजवानी है। उसके तमाम नंबर्स, तमाम चीज़ें मेरे एडवोकेट साहब के पास मौजूद हैं, तमाम चीज़ें फ़ाइल हो चुकी हैं। और उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है अदील पंजवानी और अदनानुर रहमान और उसका भाई इमरान बट, ये तमाम लोग इस मामले में अगर मुझे कोई थ्रेट पहुंचता है या मेरी फैमिली को, तो ये 3 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस पे मैं अपने इदारों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर सीरियसली तौर पे एक्शन लिया जाए, इसको वेरीफाई किया जाए आखिर ये बंदा है कौन, और इंटेलिजेंस वाले इस तरह रिकवरीज़ नहीं करते और किस तरह की रिकवरी थ्रेट्स करते हैं। ये इस तरह के थ्रेट्स हैं कि एक सिविलियन को आप अपने वेपन सिखा के उस पर गन लोड करते हैं, आप उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं, आप उसकी फैमिली को थ्रेट करते हैं, आप उसकी मिसेस को मैसेजेस कर रहे हैं, आप उसकी वालदा को फ़ोन कर रहे हैं। व्हाट द हेल इज़ दिस? क्या है ये? प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे वफाक के और सूबाई इदारे जितने भी हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ऑफिशियली लीगल एक्ट के तहत मैंने अपना केस फ़ाइल किया है, मैंने एफआईआर्स लॉन्च कराई हैं, और काइंडली प्लीज़ मुझे इसमें सपोर्ट कीजिएगा। ये 2-3 लोग, अदील पंजवानी, अदनानुर रहमान और उसका भाई इमरान बट, ये 3 लोग मुझे खुदा न खास्ता लाइफ थ्रेट, मुझे जान से मार दिया जाता है, गन शॉट हो जाता हूँ, कहीं से किडनैप हो जाता हूँ, उठा लिया जाता हूँ, इसके तमाम रिस्पॉन्सिबल ये 3 लोग होंगे। ख्याल रखिए अपना और मुझे दुआओं में याद रखिए।